नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं आप। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। सपा के सफाये के लिए आरएलडी की जगह बसपा से गठबंधन की रणनीति तय की गई है। बसपा से गठबंधन के 7 सीटों के तालमेल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इनकार कर दिया गया। भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन एनडीए दोनों से दूरी बनाकर चल रही है। बसपा से गठबंधन कर भाजपा एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज की थी। इसका पूरा फायदा बसपा और भाजपा दोनों को मिलेगा। इसके साथ ही बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा। बसपा के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी नेता सहमत हैं। बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। अभी मायावती या बसपा की तरफ से इस बारे में हालांकि कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि गठबंधन हो जाएगा। भाजपा नेताओं का मानना है कि बसपा के अकेले लड़ने पर विधानसभा चुनाव जैसे उसकी स्थिति हो सकती है। बसपा 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार हार का सामना कर रही है। बसपा को लेकर अफवाहों का भी बाजार फिलहाल गर्म है कि वो बीजेपी के साथ आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक अफवाहें चल रही थी आरएलडी के साथ बीजेपी जा सकती है, आरएलडी बीजेपी साथ आ सकते हैं, लेकिन अब उन सारे खबरों पर पूर्णविराम लग गया है। अब साफ हो गया है कि बीजेपी आरएलडी के साथ नहीं जाएगी। दोनों तरफ से अब मना कर दिया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती बनाने के लिए बसपा के साथ बीजेपी जा सकती है। अब ऐसा अफवाह फैला है मार्केट में, कह सकते हैं अफवाहों का ये जो बाजार है वो गर्म है कि बसपा सुप्रीमो एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती हैं। और बीजेपी ने यह भी तय किया है कि जितनी सीटें बसपा ने जीती थी उन सभी सीटों पर बसपा लड़ेगी। उन्हें कोई उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बसपा को सीटें दे देंगी। लेकिन और जितनी सीटें हैं उस पर बीजेपी लड़ेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि जाट लैंड में बसपा का जो होल्ड है वो काफ़ी अच्छा है और इससे जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा आरएलडी को। आरएलडी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है। तो इसी पर निशाना साधा गया है बीजेपी के द्वारा। काफ़ी गहन चिंतन मंथन किया जा रहा है कि कैसे जाटलैंड में अपनी जो उपस्थिति है उसको और मजबूत किया जाए। तो यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार की है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इनकार कर दिया गया है। भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज़्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन एनडीए से दूरी बनाकर चल रही हैं। बसपा से गठबंधन कर भाजपा एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज की थी। इसका पूरा फायदा बसपा और भाजपा दोनों को मिलेगा। इसके साथ ही बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा।
सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने जितनी भी सीटें जीती थी वो सीटें उन्हें दी जा सकती हैं, उस पर उन्होंने सहमति बना ली है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम निवास यादव जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता है। जेपी पांडे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। चंचल कुमार जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंचल जी आपका ही रुख कर लेते हैं। चंचल कुमार जी, एक नई रणनीति के तहत भाजपा काम करने वाली है और ये अफवाहें हैं कि बसपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान हो सकता है आप लोग को, क्योंकि अभी चुनाव हुए थे तो बसपा की जो वोट बैंक था वो काफ़ी वोट उसको मिले थे। तो इसको देखते हुए भाजपा ये तैयारी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हाँ बताइए। सवाल ये है पूरे देश में कि आज जो मोदी ब्रांड, जो मोदी चेहरा के ऊपर जो चुनाव लड़ते थे वो आज वो चेहरा धूमिल हो चुका है और जो मोदी नामक गुब्बारा फट चुका है। हर आदमी समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव 2024 में हारने जा रही है। और आपको याद होगा आदरणीय ओम प्रकाश राजभर साहब कहा करते थे कि बीजेपी वो डूबती हुई नैया है, जो सवारी करेगा वो खत्म हो जाएगा, वो स्वर्ग सिधार हो जाएगा, ऐसे बोला करते थे। तो आज सवाल यह है कि जो बीजेपी पहले हमारे प्रधानमंत्री चंद दिन पहले अभी बोला करते थे एक अकेला सब पर भारी, और आज बीजेपी को ये बेचैनी हो गई है कि 38 पार्टियों के गठबंधन करने के बावजूद भी वो लगातार लोगों को ढूंढ रहे हैं, इनको पकड़ ले, उनको पकड़ ले, उनको पकड़ ले, उनको पकड़ ले, उनको पकड़ ले। खत्म हो गया है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया वर्सेस एनडीए और 38 पार्टियों में 32 पार्टियों के पास एक भी सीट लोकसभा की सीटें नहीं है। जो इनका गठबंधन 38 पार्टी गठबंधन है, ये सारी पार्टियों गठबंधन करना चाह रहे हैं, किसी से भी गठबंधन। मेरा ख्याल है कि अगर इनको मालूम चल जाए कि इंडियन मुजाहिदीन से भी हमारा फायदा हो सकता है, या इनको लग जाए आईएसआई से हमारा फायदा हो सकता है, उससे गठबंधन कर लेंगे। आप समझिए इतने आतुर हैं गठबंधन करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, जो प्रधानमंत्री जी अक्सर बोला करते हैं केवल झूठ पे झूठ, आपने देखा होगा जिस तरीके से अमेरिका के अंदर जाकर के उन्होंने क्या बोला कि हमारे हिंदुस्तान में हर वर्ष प्रतिवर्ष आईआईटी और आईएम बन जाता है, हर सप्ताह में यूनिवर्सिटी बन जाती है, प्रतिदिन आईटीआई खुल जाता है। और लोकसभा में अभी एक सदस्य ने सवाल पूछा था, इन्हीं के माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि पिछले 5 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी आपका आईएम, एक भी आईआईटी नहीं बना है। तो ये लोग डिसाइड करें कि केवल जनता को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री अकबक बोलने लगे हैं। उनको मालूम हो गया कि इंडिया जीत रहा है। और देखिए हिंदुस्तान का इतिहास भी, जो भी इंडिया से लड़ा है इंडिया जीती है, वो जो भी है लड़ा है वो हारा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सवाल ये है कि आपने जो गारंटी बोलते रहते हैं कि तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था हो जाएगी, बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आपने जो भी वादे करके आए थे, चाहे लाल किले की प्राचीर से आपने वादे किए हो, चाहे जनता के वादे किए हो, चाहे घोषणा पत्र में वादे किए हो, एक भी वादा पूरा कर पाए हो क्या आप? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने की, तो उसका क्या हुआ? आपने कहा था 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था 2022 के अमृत काल जब देश मना रहा होगा हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा, कोई गरीब नहीं रह जाएगा, उसका क्या हुआ? आदर्श ग्राम, स्मार्ट शहर, स्टार्टअप इंडिया, ना जाने क्या क्या इंडिया बनाया आपने। 100 दिन के अंदर काला धन ला रहे थे, 15 लाख लोगों को देने का वादा कर रहे थे। सब जुमलेबाजी साबित हुई कि नहीं हुई? और विपक्ष ने नहीं, इनके मंत्री ने खुद कहा कि जुमलेबाजी था ये। दूसरी बात, आज जब पूरे देश को लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, मेघालय जल रहा है, पूरे देश में आपने क्या दिया? पूरे देश को क्या दिया 9 सालों में? आप तो 60 साल बनाम 60 महीने मांग रहे थे।
आप आज सोचो, आज पूरी दुनिया में भारत की छवि क्या बन रही है। आज हमारे देश में ऐसे हालात हैं कि जगह जगह मस्जिद जला दी जा रही है, मंदिर जला दिए जा रहे हैं। आपसी वैमनस्यता इतनी बढ़ गई है, इतनी खाई बढ़ गई है, और देश को आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हो। आरएसएस और बीजेपी के लोग केवल अंग्रेजों की नीति पर, केवल बांटो और राज करो की नीति पे काम करते आए। मैं इनसे पूछूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, कि आप बता पाएंगे कि 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है? क्या केवल मुसलमानों को मिलता है, हिंदुओं को नहीं मिलता है? ठीक है, हम सभी का जवाब लेंगे रामनिवास यादव जी से। पहले जेपी पांडे जी का रुख कर लेते हैं। जेपी पांडे जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का अभी कोई वजूद है नहीं, लेकिन जिस तरह से मतलब सपा के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इधर जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी ये कहा जा रहा है, अभी ऐसे आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। और अगर बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं आप लोग के वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि बसपा का अपना एक अलग होल्ड है, एक अलग वोट बैंक है। तो इससे कहीं ना कहीं इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, पूर्वांचल में भी देखने को मिल सकता है। तो फिर आप लोग की रणनीति फिर क्या रहेगी अगर ऐसा हो जाता है तो? जेपी पांडे जी। देखिए, जहां तक बसपा की बात आप कर रहे हैं कि बसपा के साथ मिलकर लड़ लेंगे, चूंकि अगर आप बसपा को एक पॉलिटिकल पार्टी महज समझ रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि बसपा मूलतः दलित चेतना को मूर्त रूप देने के लिए काशीराम के संघर्षों के बाद एक राजनीतिक संगठन आया था। तो जो दलित चेतना है मित्र, अगर आपको बेसिक भी समझ हो, तो वो किसके खिलाफ थी? वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। यही आरएसएस और आरएसएस के द्वारा जो भी राजनीतिक संगठन है, इनके आनुषंगिक संगठन है, इन्हीं की मनुवादी सोच के खिलाफ वो आंदोलन पैदा था। तो अगर बहन जी हो या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाके नेता समझौता कर सकता है, लेकिन आपको लगता है कि ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब, काशीराम की जो विरासत है वो इतनी सस्ती है कि मनुवादियों के हाथों बहन जी नीलाम कर देंगे और वो शिफ्ट हो जाएगा? तो इसलिए ये तो हास्यास्पद बात है। और बहन जी की दशा इन लोगों ने क्या कर रखी है? 2007-12 में जो 36%, 40% वोट पाती थी, क्रम से आज उसको अमित शाह जी के ही मतलब बरदहस्त से, क्योंकि जिस तरह से टिकट वितरण करते हैं, जिस तरह से उनको ईडी, सीबीआई प्रॉपर्टी का डर दिखा के पार्टी को बर्बाद करती रही बहन जी, आज कहाँ है पार्टी? 12% वोट पहुंच गए। अब फिर भी अगर वो ये चाहती हैं, वो लड़े शौक से, इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन अगर वो मनुवादियों की गोदी में बैठेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि काशीराम जी की जो विरासत है, दलित यूथ क्या समझते हैं कि वो एकदम से बधुआ मजदूर है। तो पहली बात तो ये खारिज कर देते हैं। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद नहीं। अब निश्चित रूप से चुनावों के आधार पे आप कह रहे होंगे, जो भी आपके पास आंकड़ा हो, इस देश में जब भी ऐसा चुनाव होता है, भाजपा को ही आप उठा के देख लीजिए। इसी 2007 में जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, सपा दूसरे नंबर पे थी, तब इनके पास कितना वोट प्रतिशत था भाई? फिर उसके बाद 14 में 12 तक इनकी स्थिति यही दशा थी, 14 में इनका वोट परसेंट बढ़ा। तो जब सरकार बदलने के लिए जनता वोट करती है तो वो अंक गणित से नहीं समझ में आ सकता है। और आपको लगता है कि अगर 2024 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से जमहूरियत को बचाने के लिए है, सामाजिक न्याय की विरासत को बचाने के लिए है, तो और नफरत का जहर जो अब असर करने लगा है। देखिए, हत्याएं तो कोई भी चेतन सिरफरा अमेरिका में भी होता है, स्टूडेंट गोली मार देते हैं, लेकिन गोली मारने के बाद मोदी योगी का नाम अगर ले रहा सिपाही रक्त बहती हुई लाश के पास खड़ा होके, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तालिबानी संस्कृति का जो जहर आरएसएस, भाजपा के तमाम फायर ब्रांड लोग फैला रहे थे, वो असर करने लगा। तो इस नफरत की संस्कृति को अगर बचाना है, देश में जो गंगा जमुनी तहजीब थी, एक समरस समाज था, उसको सुरक्षित रखना है, तो ये 2024 का चुनाव इस दृष्टि से हो रहा, सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। या तो ये इंडिया जीतेगा, वरना अगर भाजपा सफल हुई तो बाबा साहब का संविधान दफन हो जाएगा, सामाजिक न्याय की विरासत खत्म हो जाएगी, अर्थव्यवस्था 102 से 168 अरबपति हो गए हैं, उनके हाथों में चली जाएगी। अमेरिका भारत से तो 6 गुना 7 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां कितनी विषमता है। शीर्ष के 10% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 37% है, और भारत में क्या हाल है?
भारत में मोदी जी के कर्म से जो नीचे की 50% आबादी है उसके पास देश की कुल संपत्ति का 3.5% है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये विषमता की खाई को बचाना है तो भी आपको निश्चित रूप से इंडिया के साथ खड़ा होना होगा, जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी पे है, केंद्रीकरण पे नहीं है। तो मोदी जी को निश्चित रूप से, चाहे आप आर्थिक आधार पे, सामाजिक दृष्टि से या राजनीतिक चिंतन करते हैं, भारत का संविधान सामाजिक न्याय बचाना चाहते हैं, तो ये आवाम लड़ रही है चुनाव और निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह ही नहीं बचा। ठीक है। भारत जो सदियों से, इकबाल साहब जवाब भी ले कहते थे लेते हैं कि अब, कुछ जवाब नहीं, भी सुन ले लीजिए लेते हैं। एक सेकंड का, हाँ। कि कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो हमें नहीं लगता है कि आरएसएस में इतना दम है कि भारत की हस्ती मिटा देगा। ठीक है, 2024 में आरएसएस दफन होगा। ठीक है। राम निवास यादव जी, जवाब दे दीजिए भाई दोनों लोगों का। संदीप जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं और अभी कांग्रेस के भी हमारे मित्र बोल रहे हैं। दोनों लोग मिलके लंबे समय तक सरकार चलाए हैं। आपको याद होगा कि अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि विदेशों में स्थिति बहुत खराब है भारत की। जब कांग्रेस केंद्र में थी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से लोग सरकार चला रहे थे, तब जब यहाँ के मिनिस्टर जाते थे उनके कपड़े उतार के तलाशी होती थी। अगर समाजवादी पार्टी मित्र को न मालूम हो तो आजम खान जी कपड़े उतारे गए थे, नाराज होकर वापस आ गए थे। आज क्या अमेरिका की हैसियत है ऐसी बदसलूकी हमारे भारतीयों के साथ कर दे? ये रुतबा जो बढ़ा है पूरी दुनिया में भारत का, वो मोदी जी की वजह है। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि देखिए बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते ही कितना ही लोग पगला गए कि जो है उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही और दलित समाज की बड़ी नेता है। और हमारे पार्टी के जो संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनका कहना था कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति जहां तक विकास नहीं पहुंचा है उसको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी पार्टी की पंच निष्ठाओं में पहली निष्ठा थी वो। अगर उसको मान के हम उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और अभी आपने देखा कि 2014 में हमारे साथ दलित समाज के लोग थे, 17 में हमारे साथ रहे, 19 में रहे, अभी 22 में रहे, और निश्चित रूप से पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बना हुआ है और लोगों को लगता है कि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं इससे हमारा हित और देश का हित सुरक्षित है। तो आज विपक्ष में है, इनको तकलीफ इनके होना लाजमी है, क्योंकि इनके नेता को लगातार सड़कों पर पैदल घूमते हुए देखा गया है, लेकिन जनता ने समर्थन नहीं दिया। अब समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हम सब लोग मिलके भाजपा का सफाया करेंगे, मोदी जी को हटाने का काम करेंगे। अब इनसे कोई पूछे, इनके जो नेताजी थे आदरणीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी भी हैं, मोदी जी आगे रहें, आगे भी फिर बने। अब उनसे बड़े नेता तो अखिलेश जी थे नहीं। अगर मुलायम सिंह जी ने लोकसभा के अंदर कहा है कि मेरी इच्छा है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। देश का जो भी नेता जिसको लगता है कि देश का हित अगर किसी के साथ है तो मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आरएसएस के साथ है। इसीलिए सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का लोग काम कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है और देश आगे बढ़ेगा। अगर उसमें बहन जी का कहीं मूड बन रहा है, वैसे मुझे जानकारी नहीं है कि बसपा से कोई बातचीत चल रही है, लेकिन आपके थ्रू अगर ये बात आती है तो अगर दलित समाज के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर बहन जी भी जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से प्रदेश के हित में है, देश के हित में है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है चंचल कुमार जी, देखिए ओपी राजभर भी आ गए बीजेपी में, तो ओपी राजभर ने ये बात कही थी कि अगर आप लोग जो है मायावती को साथ में लेकर आते हैं, उनको एक प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ना आपने मायावती को पूछा, ना आपने ओपी राजभर को पूछा। तो ऐसे में जब अब अगर ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा जा सकती है,
तो उसमें फिर कहाँ आ जाता है अस्तित्व का सवाल, कहाँ आ जाता है ये सब सवाल। आपके साथ इंडिया में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको आप लोग देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के धुरविरोधी पार्टी हैं, तो आखिर जुड़े हैं ना, कि उस कुर्सी के लिए जुड़े हैं लोग, तो यहाँ भी जुड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया को कुछ भी दिक्कत नहीं है। इनको जिनको भी लेना है, जिनको भी ले, मैंने बोला कि अगर इनको ये लग जाए कि हमें इंडियन मुजाहिदीन और जो है और भी जो आईएसआई और जितने भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल जो संगठन है, गठबंधन है, संगठन है, वो भी उनसे गठबंधन कर लेंगे। ये बीजेपी का चाल चेहरा नहीं जानते हैं क्या? ये महुआ मुफ्ती का विरोध करते थे, पहले क्या क्या बोला करते थे, अफजल गुरु को फांसी का क्या क्या बोला करते थे, अंत में क्या किया इन्होंने? सत्ता की लालच के लिए। तो ये सत्ता के लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई, आपने बताया देश हित के लिए मोदी जी बताया इन्होंने कि देश हित के लिए मोदी जी जरूरी है। तो आप बताओ जरा दोस्त, आप बता दो बीजेपी प्रवक्ता जी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ? और आज देश शर्मसार है कि दो बहनों को नहीं, ना जाने ऐसी घटनाएं कितनी हुई। आपका मुख्यमंत्री कहता है ये, और इस बीजेपी के बेसब्री देखिए, उस मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय कि पूरे देश में सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री ने शिखर धवन के उंगली में चोट लग जाने के बाद बोला करते हैं, ट्वीट करते हैं, उनको जो है उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, और दो बहनों के साथ जो घटना घटी, हम लोग तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते। अरे चंचल भाई, दो बहनें, चंचल भाई जी, बंगाल में और राजस्थान में भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी हैं, उस पर भी तो कम से कम बोल दीजिए। गजब है। हाँ। अरे गजब है भाई। हाँ। क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ। अब मणिपुर की घटना और बंगाल की घटना, अरे क्या बात है, अब आप गजब कर रहे हैं महाराज। महिलाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं महाराज, क्या गजब बात कर रहे हो? मतलब कि अब महिलाओं की इज्जत नहीं है, बस मणिपुर में महिलाओं की इज्जत है क्योंकि वहां से वोट चाहिए। अरे मैंने बोला पूरे देश की महिलाओं के साथ जो भी घटना होती है उसके लिए समाजवादी पार्टी हर एक सब नहीं सर, ये एक चीज बताइए, बंगाल भारत का हिस्सा है कि नहीं है? आप कल को कह देंगे नहीं है। मैंने बताया क्यों नहीं हिस्सा है ना? अरे तो क्या तो फिर उस पर बोल देंगे तो कुछ हो जाएगा सर। सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं 35 सेकंड, प्रधानमंत्री ने 35 सेकंड बोला, आप लोगों ने कहा। क्या बंगाल के राज्यपाल, सुनिए ना चंचल भाई, 35 सेकंड प्रधानमंत्री ने कहा, 35 सेकंड मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसी घटना का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ घटना। सुनिए, लेकिन आप ये बताइए, आप लोग 1 सेकंड भी नहीं कह पाते हैं, ना बंगाल पर ना ही राजस्थान पर, पता नहीं क्यों। 1 सेकंड में तो कह दीजिए। शायद आपको जानकारी नहीं है, बंगाल के बारे में बोला हूँ। क्या बोले? घटना पूरे देश के किसी भी कोने में घटित हो, सुन लीजिए पहली बात तो, पूरे देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ घटित हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह से पीड़ित बहनें हमारी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक घटना हो, राजस्थान में हो, चाहे गहलोत में हो। अरे मेरे भाई, मैंने जब बोल दिया है देश के किसी कोने में, तो देश के किसी कोने में राजस्थान में आता है तो आप लोग नहीं, आपने बोल दिया देश के किसी कोने में हो, यही चीज तो सब कह रहे हैं, यही चीज तो ये भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है ना। मेरी बात सुनिए। अरे अच्छा, आप मुझे बताओ एक बात बड़ी ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या जो मणिपुर में हुआ है, क्या वो घटना और बंगाल और उत्तर प्रदेश मेरठ और जो क्या नाम आपका राजस्थान या देश के किसी कोने में घटना हो, वो समान घटना है? बिल्कुल होनी नहीं चाहिए सर। क्या? बिल्कुल कहीं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां का मुख्यमंत्री खुद ये बात नहीं, सुनिए, जहां का मुख्यमंत्री खुद, राजस्थान का भी तो मंत्री कह रहा है ये बात, राजस्थान का भी मंत्री कह रहा है उसको हटा दिया गया। अरे क्या हटा दिया गया? कहाँ हटा दिया गया? क्या बात कर रहे हैं सर? वो कांग्रेस प्रवक्ता से पूछो ना। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई, आप मुझे 5,500 पेपर लूटे गए, आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? कान बंद कर लेंगे। आपको जानकारी है क्या? वहां का बीजेपी का विधायक जो कुकी समाज से आता है, क्या उस बीजेपी का कोई नेता उससे मिलने के लिए गया जो दिल्ली में भर्ती बेचारा है? उसने बेचारे गुहार लगाते लगाते थक गया। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल वहां की जो है सरेआम कह रही है कि ऐसी घटना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी, और आप कह रहे हो सामान्य घटना है? कोई नहीं कह रहा सर वो सामान्य घटना है। ऐसी घटना जो ऐसी महिलाओं के ऊपर कोई आंख भी उठा दे
तो वो सामान्य हो ही नहीं सकता घटना है, ना होती, वो सामान्य हो ही नहीं घटना सकता ना है होती, सर। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह वो से सामान्य शब्द नहीं क्यों होता है। निकला? जब ये चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार है लोकसभा तो के क्यों अंदर नहीं क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, जेपी प्रधानमंत्री जी पांडे भाग जी, रहे हैं, जेपी पांडे जी, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। सुनिए मेरी हाँ, बात सुन लीजिए, पूरी बात हाँ, सुन लीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी खुद भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है। और आप सोचिए, यही प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे। आप मुझे बताइए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में जो महिलाएं धरने बैठी थी, क्या प्रधानमंत्री जी के चंद कदम दूरी पे था वो, जब संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय उस बहनों को जो है जूतों से रौंदा जा रहा था। क्या आपने बात करी थी? क्या ये सामान्य बात थी? वो बेटियां सामान्य नहीं थी दोस्त। अरे भारतीय जनता पार्टी केस नहीं चल रहा है क्या सर? 60 साल सर बनाम कोर्ट में 60 केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 60 महीने मांगते थे सर कोर्ट में सुनिए, केस चल रहा है 60 साल बनाम 60 महीने मांगते थे ये लोग। और आप बताओ 60 साल 60 महीने क्या हुआ? आज बताओ ना आप। इसी हरियाणा के ठीक है, अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर सरेआम मस्जिद जलाई जा रही है। ठीक है, पूरे जब- देश को नफरत के माहौल में हाँ, ढकेला जा रहा है। हाँ, एक नौजवान आपने ऐसा जहर घोल दिया है, मीडिया समाज के लोगों ने, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आज पूरे देश में जवानों के मन में भी जो है ऐसी घटनाएं देखने को आ रही सर है। मीडिया ने देश कौन का सा एक जहर मंत्री घोल बोलता दिया है सर? कि देश के गद्दारों को गोली मारो। चंचल भाई, देश मीडिया के ने कौन सा गद्दारों को गोली जहर मारो, घोल दिया है और एक जरा नौजवान बताइए गोली ना। मारता है, उसके साथ क्या हुआ? चंचल भाई, मीडिया ने कौन सा जहर घोल दिया है? आज आप लोग को हर अरे एक क्या खबर जहर अगर नहीं बोल हरियाणा दिया? पे पता आप चल रही आए है, दिन केवल हिंदुस्तान मुसलमान सुनिए ना, शमशान आजाद अरे बनना चंचल चाहते भाई, हो। हरियाणा आप पर कभी अगर आपको खबर पता आपने चल कितनी रही है डिबेट महंगाई तो पे हम की ही है? लोग हम ही लोग आप आपको मुझे बता रहे बताइए हैं। ना, ठीक है, आपने महंगाई के ऊपर कितनी डिबेट की ठीक है है? सर, बहुत किया है सर, हमने आप टमाटर बताओ, पे अभी भी की है पूर्वांचल सर, में पूरा सूखा मैंने पड़ रहा पूरा है। किया है सुनिए मेरी सर, बात को, मैंने पूर्वांचल में टमाटर सूखा पर भी पड़ रहा किया है। है। ये बीजेपी के लोग हैं, इतने संवेदनहीन हो गए हैं हाँ, कि केवल फर्जी बातों पर डिबेट करवाते हैं। सारी की सारी मीडिया तो खरीद रखी है इन्होंने। हाँ सर, हमें नहीं खरीद पाएंगे ना, बात तो ये है, सारी की सारी में हम नहीं जानते, हमें नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये आप कहना बोलिए सर ना, आप लोग का आप गलत बोलिए है ना, ना इस बात सर। को भी बोलिए ठीक कि है, हिंदुस्तान के इतिहास ठीक में है मणिपुर जैसी घटना कभी नहीं सर, हुई। हम क्या बोले क्या सर, हम बोल तो पाए हमेशा क्या? बोलते आए हैं, मैंने तो तब से बोला, आप लोग नहीं बोल अरे पा रहे हैं। सर, हम लोग तो बोल रहे हैं, मणिपुर क्या कहीं भी महिलाओं के साथ घटना होती है, लोग देखते भी हैं अगर गलत नजर से, तो वो गलत है सर, अरे आप वो बताओ, गलत क्या है। प्रधानमंत्री ऐसे जी को व्यक्ति को लोकसभा में नहीं बोलना तुरंत जेल के चाहिए? अंदर देना चाहिए। आप बताओ ना, ठीक है, क्या प्रधानमंत्री जो ठीक है, हमेशा ठीक है चंचल शिखर भाई, धवन के जेपी पांडे जी, उंगली में चोट लगने के जेपी बारे में पांडे बोलते जी, हैं। अब क्या यहाँ इतनी पर बड़ी घटना देखिए नहीं बोलना सवाल चाहिए? ये है जेपी पांडे जी कि देखिए बसपा से, अगर बसपा, आपने कहा बसपा ये वो फलाना कहा आपने, लेकिन अगर बसपा साथ आती है, क्योंकि बसपा को भी तो चाहिए सर, राजनीति अपनी अब ठीक करने हैं, उनको भी अपनी जमीन को मजबूत करना है। जहां एक तरफ पहले आप लोग सपा और कांग्रेस आप लोग साथ में थे, बाद में अलग हो गए, सपा की तरफ से कहा गया कि हमने, हमारे जो वोट थे वो कांग्रेस को तो पड़े, लेकिन कांग्रेस के वोट हमें नहीं मिले। तो ऐसे में अगर आप भी सत्ता के लिए ही साथ में आए, अगर वो भी मायावती भी आती हैं, तो उसमें फिर इतना सत्ता झल्लाहट के नहीं लिए होनी नहीं, देश चाहिए। बचाने के लिए साथ आ रहे हैं। ठीक है, देश की संवैधानिक ठीक है, संस्थाएं जेपी पांडे कैसे जी, बचे, लोकतांत्रिक मूल्य कैसे बचे, हाँ ठीक है सर, आते हैं, आके चंचल भाई, उसकी जेपी लड़ाई के लिए पांडे हम जी, लोग सामने आ रहे हैं। उसके लिए इंडिया गठबंधन बना है। ये आपका ताकतें इनको उखाड़ फेंकना है। ठीक है चंचल भाई, जेपी पांडे जी जवाब दीजिए सर। देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन के सवाल बड़े अच्छे हैं। अच्छे हैं, आपको उस पे तो जवाब देंगे ही हम। आप बार बार ये कह रहे थे कि मणिपुर की जो घटना है, राजस्थान छत्तीसगढ़ की जो घटना, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए। अरे बंगाल भी महोदय, सर, बंगाल भी बोला मैंने। सुनिए, अरे बंगाल पे ही होनी चाहिए, बंगाल पे होनी चाहिए, राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे और बिहार में होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं आपका ज्ञान बढ़ा दूं कि अगर प्रतिदिन भारत ही नहीं, अमेरिका का भी उठा के देखेंगे, भारत, ये पूरी दुनिया पितृसत्तात्मक समाज में है। पितृसत्तात्मक समाज के दुराग्रह आज भी मौजूद हैं, और किसी व्यक्तिगत सिरफिरे की सनक से अगर किसी हमारे बहन की अस्मत लुटती है, वो एक सामाजिक समस्या है। विश्व में कोई देश, सर्च कर लीजिए गूगल में, तब तक इस समस्या से मुक्त नहीं है। अरब जिसके हाथ पैर काटे जाते हैं वो भी, ये समस्या अलग है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सामाजिक समस्या या व्यक्तिगत सिरफिरे के कारण पैदा हुई समस्या अलग है। मणिपुर में तो सामूहिक हिंसा की प्रतिक्रिया में बदले की भावना से कहिए कि उस दूसरे समुदाय के महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा, आप उसकी तुलना करेंगे इससे? क्या बात है सर, आपने तो बड़ी चीज बता दी, हम लोग को मालूम नहीं थी सर। हाँ,
ठीक है सर, आप अरे बोले अपनी बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यार, वही कैसे करे एंकर सर, हो? बड़ी चीज है, हमको बता दिया आपने, मालूम नहीं थी सर। और आगे तो बोलिए सर। चलाना है। पहले सुन लो भाई, हमें ऐसी डिबेट कोई मजा नहीं है। नहीं ठीक है जेपी भाई, मजाक हम कांग्रेस तो का कह रहे हैं उड़ा आप अपनी लो, बात पूरी हम कीजिए। तुम्हें अभिव्यक्त का अधिकार है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करे का ठेका लेके बैठे हो तो हमें मुक्त कर दो भाई। सर मैंने कहा कांग्रेस सर, के बारे में मैंने मजाक तो कर कहा लो, बड़ी आपने चीज। आपने ज्ञान जो हमें दिया है क्या वो हमें पढ़े नहीं हो, क्या मालूम था सर्वोच्च सर। न्यायालय का निर्णय क्या था? सर मैंने तो कहा उन्होंने आपने नहीं जो कहा कि ज्ञान मणिपुर दिया की मुझे तुलना नहीं नहीं कर मालूम था सकते। सर। मैंने तो कहा आपने जो ज्ञान दिया मुझे नहीं मालूम था। मॉब वायलेंस की तुलना जी। आप एकल का ये व्यक्ति सिरफिरे की घटना से तुलना कर देंगे? इनको जी भाई सर्वोच्च न्यायालय की तो इज्जत करना सीख लो। सर, हम तो कर ही रहे हैं सर। आप बताइए लोग आप। बताइए, आगे बोलिए ना सर, आप अब आगे तो अपनी हाँ बात मैं रखिए। बता रहा हूँ, सुनिए और बता दूं आपको। गठबंधन की बात जो आपका सवाल था कि बहन जी कर रही हैं, उसमें कौन समस्या है? क्योंकि बहन जी जिसके साथ करने जा रही हैं वो उस दल का ये इतिहास है कि नारा अखंड भारत का देना है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ सरकार बना रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, भारत छोड़ो आंदोलन में इसी बलिया में स्वतंत्र सरकार थी, चीतू पांडे बना लिए थे, तलचर में बन गई थी, बीजू पटनायक साहब थे, और सतारा में थी, जगह जगह स्वतंत्र सरकारें बन रही थी। और हमारे युवा, चूंकि शीर्ष नेतृत्व जो था गांधी जी का, राजेंद्र पटेल का, नेहरू जी, ये लोग कैद थे। तो जो आज ये सीएसपी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, लोहिया, बीजू पटनायक, मीनू मसानी, इन लोगों ने आगे आके स्वतंत्र सरकार बना रहे थे। तब ये क्या कर रही थी? जनसंघ, मतलब इनका भाजपा का जन्म नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बनाए थे। और ये भेदियागिरी की, खुफियागिरी की सूचनाएं दे रहे थे और कैसे कुचला जाए ये कारनामा कर रहे थे। नाम कर रहे थे कि अखंड भारत। दूसरी चीज इनका, अगर आप देखिए, मोदी जी भोपाल में कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला, छाती पीट रहे थे। अगले ही 24 घंटे में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिए, उनसे गठबंधन कर लिए। तो भाजपा की पूरी लिस्ट हमारे मित्र बताए हैं, सपा के, पीडीपी के साथ समझौता करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां बलिदान हुए वो नारा छोड़ दिए। तो ये भाजपा को मतलब मुफीद है कि भाषण कुछ देना, वही ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय की समिति का नारा देते थे। 75% राजपूत डीएम एसएसपी की बात करते थे। 33% उच्च सदन में राजपूत है। कहाँ हमारे रामनिवास भाई बैठे हैं, कम से कम अति पिछड़ों का बड़ा प्यार इनको आ रहा था। तो जो भाई कहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, बिंद है, लोहार है, या फिर कहिए कि नोनिया है, पासी है, खटीक है, इनका कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। इन लोगों ने किया क्या कारनामा? एक सुदामा पटेल को घोषित किया बनारस से दिखाने के लिए, उस बेचारे को हरा के भारत के सबसे बड़े माफिया परिवार के, जो राजपूत था, उसके पत्नी को बना दिया उच्च सदन में। तो अब ये है कि ये बात तो करते थे ओम प्रकाश राजभर, अब उसी मनुवादियों की गोद में बैठ गए। तो ये भाजपा कर सकती है, और उस भाजपा की सोहबत से बहन जी का इतना तो हो ही सकता है कि वो दलित चेतना को नीलाम कर सकती हैं। तो करें, मुबारक है, वो उनका निर्णय है, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है। लेकिन ये है कि जनता के जन भावनाओं और बदलाव के बीच रामनिवास यादव जी जवाब दीजिए। है तो बड़े से बड़े लोग खत्म हो जाते हैं। रामनिवास जी जवाब दीजिए। संदीप जी, अभी जेपी पांडे जी हमारे मित्र हैं, बता रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था। अभी 2014 के पहले इन्हीं बहन जी के समर्थन से केंद्र सरकार चला रहे थे। तब बहन जी अछूत नहीं थी। हमारी तो वैचारिक सहोदर है वो। नहीं पांडे जी सब धैर्य रखिए। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बहन जी की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे थे ना। करे 2019 ये झूठ उन्हीं गुमराह बहन फैलाने वाला काम पैर करिए। हमने ये अखिलेश यादव जी छू रहे थे और उनकी पत्नी डिम्पल यादव छू रही थी। प्रधानमंत्री जी इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ते हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी फैलाने वाला काम जुड़ने की बात कर रहे थे, वो भी मैं जानता हूं नहीं आपको मानता अच्छे हूं। आदमी आप हैं, पुलिस आपके के बारे माध्यम में से जानकारी हुई है, इसलिए तो झूठ आज फैलाने वो का आप बीजेपी आतंकवादी के संगठन के बराबर हो गई। फैलाइए। तो ये कितना दोगलापन है। मनीष कि अगर भाई, हमारी सरकार बनाने में पूरे हमारे डिबेट में आ मैंने जाए, बहन जी को बहन जी दुनिया के आतंकवादियों से मैंने जोड़ने की बात कही है। नहीं आप मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा, अगर हमारे साथ कहीं उनका चर्चा रामनिवास जी, इन्होंने चर्चा जी ने कहा कि आप लोग को अगर मिले तो आप लोग
मुजाहिदीन जैसे लोगों से भी, आईएसआई से भी गठबंधन कर ले, इन्होंने मायावती का Yes. नाम नहीं लिया। ठीक है। भाई अरे भाई जो जिन्ना के साथ सरकार दूसरी बात, चलाया है, एक- देश को खंडित करने में उसमें संदेह है क्या? सुनिए, 30 सेकंड पीडीपी के साथ सरकार चलाए हैं। मनीष भाई 30 सेकंड मेरा सवाल ले लीजिए, फिर जवाब आ दीजिए। रहे चंचल भाई, आ रहे, पहले उनको अपना बात पूरी जब कर कोई लेने हक देने की बात आती है ठीक, तो सबसे ठीक। पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हम्म, समाजवादी पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी तो अपनी हाँ, हक सरकार तो दे में- ही रहे हैं। मुख्यमंत्री के कुर्सी पे गंगा जल डाल के हक दे रहे हैं, सीधी में दलित एसटी पे पिसाब करके हक दे रहे हैं, और राजस्थान में इंद्र मेघवाल की मट्टी छूने के कारण हत्या। आप न्याय तो देते ही हो भाई, आप मनुवाद की न्याय देते हो, उसमें लिखा है कि ऐसे ही पीटो वैसे पीट के हत्या। क्या कर रहे हैं? 17 के पहले जब सरकार समाजवादी पार्टी थी हम्म, तो दलित समाज के लोगों का जो प्रमोशन में आरक्षण था हम्म। उसको खत्म कर दिया। पूरे देश में पहला प्रदेश अरे था। आउटसोर्सिंग करके पूरी नौकरी खा गए आप लोग, और प्रमोशन तो छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बचाने का काम किया। अगर पूरी दलित सरकारी समाज नौकरी को खत्म कर दी, उसका हक नहीं की बता रहे हो। बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको आगे बढ़ाने की बात करती है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कष्ट होगा ही, क्योंकि इन सबकी जमीनें खत्म हो चुकी हैं। भाई ठीक है। समाजवादी पार्टी के 30 सबसे राज्य बड़े में नेता- 26 पे जीते हैं, 200 सीटों पे आपका नाम लेवा नहीं है पहले लोकसभा में। ठीक है। आप कह रहे हैं जमीन हमारी खत्म हो गई। मुलायम सिंह कहेंगे हाँ। उसके उल्टा अखिलेश जी करेंगे। हम्म, अगर मुलायम सिंह ने कहा कि मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं और उनको जो है दोबारा फिर बनना चाहिए, अरे वो नेताजी का शिष्टाचार था। नेहरू जी ने भी अटल जी को कहा था कि प्रधानमंत्री बनोगे। क्या बात कर रहे हैं यार? रामनिवास भाई आप ऐसे नहीं थे, ये आपको भी जब आप ऐसे हो गए तो भाजपा के नफरत की नर्सरी का अनुमान लग सकता है। अरे नेहरू जी ने भी कहा था कि अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसका क्या मतलब है? ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप राज्यसभा में सदस्य बनेंगे, मैं कह रहा हूँ कि रामनिवास भाई आज नहीं कल सांसद बनेंगे, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है। ये हमारी व्यक्तिगत शुभेच्छा है। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आते हैं, रामनिवास जी आ रहे हैं, देश के जेपी बहुत पांडे बड़े जी आ नेता रहे हैं। हैं, उनका सम्मान करना सीखिए। खैर उनके बेटे सम्मान नहीं करते, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप तो सम्मान कर ही सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि समाजवादी जो आज की डेट में है उनका आचरण ऐसा है, किसी भी अपने महापुरुष की ठीक है। इज्जत नहीं कर सकते। ठीक है, चंचल नेताजी कुमार जी। तो भाई बड़े नेता थे, चंचल उत्तर कुमार प्रदेश जी। के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। और चंचल उनके- कुमार जी देखिए, उनका सम्मान जब आप समाजवादी पार्टी आरएलडी लोगों से ने नहीं आपके किया, गठबंधन तो आपकी बाकी मजबूत तो है क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में। इसलिए ऐसे में इसलिए जो भारत रत्न था उसे पद्मश्री दे रहे हैं, पद्म विभूषण आप सम्मान कर रहे हैं। अच्छा एक ठीक है। नेताजी को भारत ठीक रत्न है। क्यों नहीं दिया आपने? ठीक है, एक मिनट ना। ठीक है। चुप कराइए तो मैं बोलता हूँ। उसको आगे बढ़ाने के ठीक लिए है, रामविलास जो भी जी। प्रयास है हमारी सरकार कर रही है, आगे करेगी। ठीक अगर है। कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर हमसे जुड़ता है, उसका हाँ। स्वागत है। ठीक है। चंचल कुमार जी देखिए, सवाल ये है सर कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, ऐसे में आरएलडी के वोट बैंक को निशाना साधने के लिए बसपा को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर हम दलित वोटों को अपने साथ लाते हैं तो कई ऐसे जाट वोट भी हैं जो मायावती से जुड़े हुए हैं और उनको काफ़ी मानते हैं उनकी पार्टी को। तो ऐसे में जो आरएलडी है, जो जैन चौधरी की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं मायावती के आने से उस पर आपको नहीं लग रहा खासा असर पड़ जाएगा और काफ़ी वोट बैंक खिसक सकते हैं और इससे आप लोगों को काफ़ी घाटा भी हो सकता है अगर मायावती ने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के साथ वो आ गई तो उसको लेकर रणनीति कैसे बनाएंगे फिर आप लोग? हेलो जी चंचल कुमार जी। हाँ देखिए देखिए एक चीज है, सबसे पहली बात तो ये, आप अगर देखें बीएसपी को, बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की साइलेंट पार्टनर है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा जितने भी सारे के सारे टिकट अमित शाह जी 2019 में आपके साथ और गठबंधन आपने थी। देखा होगा आजमगढ़ में, सुन लो भैया रामनिवास जी सुन लीजिए, आपने देखा होगा आजमगढ़ के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था बीएसपी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन बीजेपी ने लड़ाया और पैसे की ठीक ठाक लेन देन भी हुई, बीजेपी ने चुनाव लड़ाने का काम किया और चुनाव लड़े। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर बीएसपी बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी के जो महापुरुष थे, बीजेपी का जो जन्म उदय हुआ था वो आरएसएस की मनुवादी विचारधारा का विरोध करके हुआ था। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अभी आपने हमारे पांडे साहब ने बहुत सी बात कही कि बीएसपी की विचारधारा हमारी विचारधारा समान है, लेकिन ये बीएसपी की विचारधारा को बहन जी ने जिस तरीके से मान्यवर कांसी राम के सपने को जिस तरीके से कैद करके रखा उन्होंने पिछले कुछ समय से, और उनको स्वतंत्र कहीं भी जा सकती है, लेकिन जो बीएसपी के लोग जो हैं
जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या बीजेपी का चाल चरित चेहरा बदला है क्या? जिस तरीके से पूरे यूनिवर्सिटीज में दलित पिछड़े के साथ अत्याचार होता है, क्या उन सब सारे बातों का जवाब बहन जी दे पाएंगी क्या? जो हमेशा अपने बातों में सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करती हैं, क्या उन बातों को बोल पाएंगी क्या? तो हमें कुछ भी नहीं लेना देना है, वो बीजेपी के साइलेंट पार्टनर हैं, अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ सवाल थे रामनिवास जी से, बड़ी ईमानदारी से बताए। हम लोग हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास के ऊपर बात करते हैं। आदरणीय रामनिवास जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के अंदर कोई भी एक काम, मैं चैलेंज करता हूं आपको, कोई भी एक काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया, जिसका शिलान्यास किया और जिसका फीता काटा गया उद्घाटन के लिए, एक भी कोई काम बता दीजिए। चाहे वो अस्पताल के क्षेत्र में कहीं 50 बेड का अस्पताल उन्होंने बनाया हो, चाहे कोई डेवलपमेंट की बिल्डिंग बनाई हो, चाहे कोई एक भी कोई काम अगर आपकी नजर में कहीं पे हो, मुझे बता दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर मतलब बड़े बड़े काम हुए। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अमूल, पराग, एचसीएल का कैंपस जहाँ 11,000 एम्प्लॉय नौकरी करते हैं, ट्रिपल आईटी, आप आगे बढ़ोगे 200 बेड का अस्पताल, मां शिशु अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, 200 बेड का जो आपका आसियाना में 100 बेड का अस्पताल, 300 बेड बनाया, अवध शिल्पग्राम, लुलु मॉल, मेदांता, और आप आगे बढ़ोगे तो आपको ट्रिपल आईटी, संस्कृत का विद्यालय, और आप आगे बढ़ेंगे सिग्नेचर की हाईटेक बिल्डिंग, डायल 100, गोमती रिवर फ्रंट, मुंशी पुलिया से अमौसी तक मेट्रो का काम जो आपने एक भी पिलर आगे नहीं बढ़ा पाए, और ना जाने कितने फ्लाईओवर, ना जो हमारे मुख्यमंत्री जिसमें बैठते हैं, लोक भवन जो हाईटेक बिल्डिंग है, जेपीआईसी की बिल्डिंग आप देख लोगे तो दुनिया के कई सारे देशों से बेहतरीन बिल्डिंग है, हिंदुस्तान की पहली सरकारी बिल्डिंग जिसमें से हेलीकॉप्टर उतर सकता है। लेकिन वही कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा वाली बात है। क्या आप सोचिए कि ये सरकार क्या हालत है, उस बिल्डिंग को कैद करके रखा है, उस बिल्डिंग को खराब कर रही है। वो काम तो आपको ये दिक्कत है कि समाजवादी लोगों ने काम किया था। 102, 108, रामनिवास जी अगर आपको याद होगा, किसान पथ पे देखते होंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं, किसान पथ पे 150 एम्बुलेंस चल रही हैं, 150 एम्बुलेंस, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप चला दिएगा चैनल पे मनीष भाई, 150 एम्बुलेंस चल रही हैं, लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता है। इसी अस्पतालों में जो हमारे ब्रजेश पाठक जी हर सारे अस्पतालों में घुमा करते हैं, लोहिया के अंदर अंकोलॉजी बनाया, आपने शताब्दी बिल्डिंग को हाईटेक बनाने का काम किया। अगर आपको रामनिवास जी आपको याद होगा, राम सागर मिश्रा के नाम से 100 बेड का अस्पताल बक्सी तालाब विधानसभा बनाया, जहां से आप आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसी पूरे लखनऊ के अंदर एक से बड़े बड़े काम हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं 50 बेड का अस्पताल कहीं बनाए, मुझे बता दीजिए आप। लेकिन चंचल भाई इतना काम आपने किया, फिर भी जनता आप लोगों की तरफ देख नहीं रहे, ऐसा क्यों? मैं वही तो बता रहा हूँ कि गुमराह करने में हावी लोग हैं। अब जैसे गुमराह कर रहे हैं, आदरणीय नेताजी ने इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बोला था। अरे क्या बात कर रहे हो आप? आपको पता है कि जब विदाई समारोह होता है, जब एक सेरेमनी होती है लोकसभा के अंदर, सारी बातें रखी जाती है। नेताजी ने लोकसभा के अंदर बोला था, लोकसभा के अंदर अरे लोकसभा के अंदर बात कर रहा हूँ, लोकसभा के अंदर बात कर रहा हूँ। और सदन का अंतिम दिन था 2014 की जो लोकसभा थी, उसके बाद 2019 से पहले का अंतिम दिन था वो। उस समय सबके लिए शुभ शुभ बोला जाता है। बीजेपी के लोग उसका, अब आपने उदाहरण दिया पांडे सर ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। आप उस बात को रिपीट बार बार कर रहे हो। अरे सोचिए आप, मैं पूछ रहा हूं, बताओ 150 एम्बुलेंस क्यों चल रही किसान पथ के किनारे पिछले 4-5 सालों से? क्या चक्कर है, मुझे बताइए जरा आप। भ्रष्टाचार का पर्याय है कि नहीं है? ठीक है। इसी लखनऊ के अंदर भी 102 जेपी पांडे जी नहीं पहुंचती, 108 डायल कर दो नहीं। जेपी पांडे जी, गांव की तो उम्मीद ही छोड़ दो आप। देखिए किसी से छिपा नहीं है, मैंने भी पहले भी मैंने कहा। ठीक है, ले लेते हैं आपके सवालों का, चंचल जी जवाब लेंगे। एक सेकंड। जेपी पांडे जी, अब देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस और राज्यों में काम कर रही है, और राज्यों में जिस तरह से वो अपने आप को मजबूत कर रही है, वैसी मजबूती आखिर वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखा पा रही है? आखिर आपके जो बड़े लीडर हैं क्यों इस ओर नहीं देखना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या उनको ये मालूम हो गया है कि यहाँ पर 2 क्षेत्रीय पार्टी एक सपा और एक बसपा काफ़ी मजबूत है और बीजेपी काफ़ी मजबूत है, इसलिए इधर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग? ऐसा क्यों है सर? बड़े नेता इधर आ नहीं रहे? नहीं, उसका साफ कारण है। देखिए, अगर अखिल भारतीय स्तर पे देखिए जी, तो लगभग 200 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जो जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश,
ऐसे स्टेट हैं, उनमें आप देखेंगे तो भाजपा का कोई बूथ मतलब बूथ ही नहीं लगता, वहां भाजपा नहीं लड़ती है। तो सवाल ये है कि वहां अगर हमारे अलायंस का कोई दल मजबूत है तो जब इंडिया एक मंच पे आया है तो शीर्ष नेतृत्व उसके अकॉर्डिंग रणनीति और अपनी सक्रियता दिखाएगा। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि गंगा घाटी मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है जो 90 के पहले हुआ करती थी। और यहाँ अगर हमारे मित्र अलायंस सक्रिय हैं तो नेचुरल रूप से उनके साथ ही मिलकर लड़ेंगे, जो आप कह रहे हैं वो समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सीटों का बंटवारा आगे चल के होगा, और हमारी सक्रियता का मतलब अगर आप सिर्फ शीर्ष लीडर के उपस्थिति से ही लेते हैं तो जाहिर बात है कि 3-4 स्टेटों में चुनाव चल रहा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ मतलब होने वाला है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तो वहां सक्रियता ज्यादा है क्योंकि अखिल भारतीय पार्टी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम निष्क्रिय हैं। और ये निश्चित रूप से जानिए कि आप जैसा बार बार कह रहे थे कि बहन जी आ रही हैं और विश्लेषण में लोगों को भी लगा, मैं बता रहा हूं कि देखिए हमारे रामनिवास भाई बड़े सज्जन आदमी हैं, ये बार बार कह रहे थे कि दलितों के लिए हाथ फैलाए हैं, तो इनका हाथ निश्चित रूप से कैसा है मनुवाद का, वो मैं कह रहा था, आप ध्यान नहीं दिए कि इनका हाथ वैसा ही है। जब ये बहुत प्यार करेंगे तो सीधी में किसी जनजाति पे पेशाब कर देगा कोई, वो भाजपा का होगा। अगर यहाँ हाथरस की बेटी के साथ असमत भी लूटी जाएगी, मृत शरीर के दाह कर्म करना होगा तो टायर से या किरासन तेल से जलाया जाएगा, वो भी भाजपा के प्रशासन के लोग करेंगे। इंद्र मेघवाल भी दलित था, राजस्थान की चर्चा मैं कर ले रहा हूँ, सुन लीजिए। इंद्र मेघवाल दलित था और 12 साल का बच्चा केवल मटकी में पानी छू लिया था तो उसे पीट पीट के हत्या कर दी गई। मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि ये मास्टर कौन सा, बड़ा सर्च किए, जानते हैं वो कौन टीचर था? ठाकुर छैल सिंह सरस्वती शिशु मंदिर का। क्योंकि हमें लगा कि ये बिना मनुवाद का खुराक लिए सब टीचर कहां से, ऐसा सारी कुछ गलत शब्द निकल गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा टीचर कैसे हो सकता है। तो पता चल गया कि आरएसएस वाली ट्रेनिंग लेके आए थे ठाकुर साहब, और सरस्वती शिशु मंदिर तो जानते ही हैं आप। तो ये सब चीजें भूलने वाली नहीं है मित्र दलित की। बहन जी को क्लियर करना होगा कि वो सामाजिक न्याय और बराबरी के साथ खड़ी है या मनुवाद के उन लोगों के साथ जो ये कह रहे थे कि रोजगार और समृद्धि की बात। 108 से 168 अरबपति हैं, कितने अरबपति दलित हैं? 16 लाख रोजगार रेलवे सबसे ज्यादा देता था, आज 12 लाख नियमित सर्विस कर दिए। आउटसोर्सिंग से किसका नुकसान हो रहा? आउटसोर्सिंग से जो प्राइवेट विश्वविद्यालय से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके ऊंची जाति या सशक्त लोग डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वो तो पैकेज लेके विदेश जा रहे हैं लाखों का। अगर रियल में सरकारी सर्विस को आउटसोर्सिंग के हवाले आप कर रहे हैं तो वो किसका हक छीना जा रहा? भाई दलित के सशक्तिकरण का माध्यम तो था सरकारी सर्विस, तो ये बहन जी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो जाहिर बात है कि ऐसा नहीं कि नेता गठबंधन कर लेंगे और आवाम मूक रहेगी। ये 21वीं सदी है, लोग जागरूक हैं, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर बहन जी जा रही हैं तो निश्चित रूप से ये आत्महत्या है और कुछ नहीं। रामनिवास जी जवाब दीजिए। रणदीप जी भी कांग्रेस के मित्र हमारे बोल रहे थे कि अगर बहन जी जा रही तो निश्चित रूप से आत्महत्या है। ये तो मुझे जानकारी नहीं कि आ रही नहीं आ रही है, लेकिन उनके जाने नाम मात्र से उनके कांग्रेस के हमारे मित्र, समाजवादी पार्टी के मित्र कितना बेचैन है। अब उनको लगता है अगर बहन जी चली गई तो हमारा क्या होगा। संदीप जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहन जी आए ना आए, लेकिन देश में दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, सवर्ण सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार है। अरे भाई रामनिवास यादव जी की जगह रामनिवास सिंह होते तो पंकज सिंह से बड़े हैं आप आज विधायक होते। और राजनाथ जी के जो दूसरे पुत्र हैं नीरज सिंह, वो तो बिना किसी पद के हर वार्ड में होर्डिंग लगी है। तो आप पिछड़ों का न्याय पहले आपके साथ ही न्याय कर दे बीजेपी, में मान लूंगा। और कहा आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं भाई, आपको टिकट दे, ईश्वर करे आप सदन में पहुंचो, लेकिन आपके नाम के आगे यादव लगा है। जिस दल में आप हैं उस दल में आपका भला नहीं होने वाला है। वो ऐसे लोग वहाँ हैं, क्या आप नहीं शूट करते हैं? बिना मतलब अपनी एनर्जी वहाँ बर्बाद कर रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आइए आपका
मेरा ख्याल है बचपन से गुलाम ही दल बीजेपी में है, छोड़िए, और उसके बावजूद भी इसलिए रामनिवास जी बहुत ही क्योंकि सक्रिय यहाँ और से बहुत ही अच्छे देश की इंसान भी जनता हैं, मोदी जी और के पूरे साथ क्षेत्र में चर्चित है, प्रधानमंत्री लेकिन के बस केवल साथ यादव होने की साथ वजह दिया से ये देश को बीजेपी आगे के लोग बढ़ाने का इन्हें काम जो है करिए। मतलब देश इनसे आप क्यों बढ़ेगा आगे, बुलवाते हैं, हम सब लेकिन आगे लेकिन बढ़ेंगे। ठीक है, कोई लेकिन पद नहीं चंचल जाता। कुमार जी, भारत एक अच्छा राष्ट्र चंचल बनेगा। कुमार जी, आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई जी। बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बिल्कुल होनी चाहिए, इस पर बात, लेकिन विपक्ष कहाँ कर रहा है बात महंगाई पर, बेरोजगारी पर? सिर्फ डिबेट छोड़ दीजिए, अच्छा, मनीष जी। अदरवाइज सुनिए ना, आप चंचल भाई सुन लीजिए, अब आप लोग को हम भी सुने, अब हमारी सुन लीजिए। मैंने अभी तक किसी भी विपक्ष की पार्टी को नहीं देखा है सड़कों पर, और खासकर तो उत्तर प्रदेश में सपा कहाँ है भाई? आप महंगाई के लिए कितना प्रदर्शन कर दिए, हमें भी गिना दीजिए, हम भी आपसे पूछ रहे हैं आज, कितना प्रदर्शन महंगाई के लिए किया, कितना प्रदर्शन बेरोजगारी के लिए किया, हमें बताइए आज सर, और कब कब किया मुझे बता दीजिए, आज हम भी जानना चाह रहे हैं। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी देखिए, हम लोगों ने वैचारिक रूप से, आपने देखा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कौन सा नेता है जो सुबह भोर से लेकर के सुबह से लेके अगले दिन भोर तक रैलियां किया हो, अगले दिन भोर तक जनता के बीच में पूरे प्रदेश में जगह जगह गांव-गांव ठीक है साइकिल चंचल भाई, हो आप लोग महंगाई तो, से आप लेके लोग, मैं भ्रष्टाचार सुनिए से ना, मैं लेके आपको सारी एक बातों एक थोड़ा को, छोटा सा उदाहरण भी दे दूं। और चंचल भाई सुनिए ना, अब उदाहरण दे दे, आपने ये बात कही, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं आपको। बीजेपी को आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, बीजेपी एक समय था 2 सीटें थी, एक वक्त था जब कांग्रेस की सरकार थी, जेपी पांडे जी बहुत अच्छे से जानते, पुराने लीडर भी हैं, लेकिन जब महंगाई अगर 1 रुपया भी बढ़ती थी या 2 रुपया भी बढ़ती थी ना, तो बीजेपी उस मुद्दे को वो दिन भर वो भुनाया करती थी, दिन भर छोड़िए, वो 1 हफ्ते तक भुनाया करती थी। अरे सड़कों पर कांग्रेस बैठ की के। तो टीवी पे दिखाया जाता था, हाँ। अब कोई दिखाएगा ही नहीं मित्र। हाँ। अरे पहली आ बार रहे देखिए, जेपी भाई, आ रहे आपके सुनिए, पास भी आ रहे, मीडिया पहले मैंने क्या चंचल से बोला? हाँ। मीडिया की दोहरी मानसिकता है। सही मैं कह बता रहे हैं, दूं अब दोहरी आपको, सुन लीजिए मानसिकता मेरी है, बात जवाब को। नहीं है सर आपके नहीं, मैं पास। बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, हाँ। पूरी बात तो सुन लीजिए, तब तो जान हाँ, पाएंगे हाँ, आप। हाँ। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि जब अमेरिका में प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, तो क्या आपके चैनल की हिम्मत हुई दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? मीडिया का काम क्या है? पत्रकारिता करना है या सर मीडिया ने हर चीज दिखाई है, मीडिया को का क्यों काम यह है सर, मीडिया कि को सच कोसने को से कुछ सच नहीं होगा दिखाना है। चंचल भाई, इंडिया मजबूत नहीं हो जाएगा मीडिया को कोसने से। आपकी मजबूती चंचल भाई, आपकी मजबूती, आपकी मजबूती आपकी अपने क्षेत्र में उतर कर होगी चंचल भाई, मीडिया को गाली देने से कुछ नहीं है सर। हम आपको बता दें, आप सर चंचल भाई, आप लोग खुद, मैंने आपसे एक सवाल छोटा से पूछा, आप दाएं बाएं भटक गए, आप जवाब नहीं दे पाए छोटे से सवाल का। आप बताइए, मैंने आपको बताया, आप दिखाना नहीं चाहते सर, आप बताइए ना कब किया। मैं, आप बताइए, नहीं दिखाऊंगा मैं कहूंगा मैं गलत हूँ। आप बताइए ना कब किया, कब अखिलेश यादव ने धरना प्रदर्शन किया है, मुझे बताइए आप। देश बचाओ देश बनाओ। अरे सर, कहाँ आप चले जाते हैं। ठीक है सर, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो शतरंज में फिलहाल आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।